See, we have ratios here. This is unit number 3 that we have started, and it is fundamental analysis. फंडामेंटली रेशियोज के हेल्प से कंपनी एनालाइज करती है अपने प्रॉफिट्स को, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, कंपनी कितनी एफिशिएंट है, सॉल्वेंसी मींस इमीडिएट आप कितना पे कर सकते हैं बाहर मार्केट में, आपके लाइबिलिटीज कितने हैं और एसेट्स कितने हैं, वो सॉल्वेंसी से पता चलता है, और लिक्विडिटी रेशियोज मतलब आपकी कैश पोजीशन कैसी है कंपनी की। आप अगर सडन पेमेंट अगर किसी को करना चाहते हैं तो आप कितना क्विकली उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ रेशियोज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अभी देखो ये आपने ऑलरेडी सेमेस्टर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये सारे रेशियोज किए हैं। सो वी आर गोइंग टू डू इट जस्ट रिविजन टाइप, थोड़ा क्विकली करेंगे हम लोग, जैसे आप जस्ट उसको रिवाइज करते जाएं और फिर हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आएंगे। ठीक है, अभी फॉर्मूलाज को ना हमने टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी में सबसे पहला है करंट रेशियो। करंट रेशियो की फॉर्मूला क्या होती है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यस, करंट एसेट्स में क्या क्या होता है, कोई बताएगा? चलो कम ऑन क्विकली, करंट एसेट्स में क्या क्या लेते हैं हम? यस, what all things we consider in current assets? Debtors, closing stock, cash, very good, bills receivable, very good, और क्या कंसिडर करते हैं? कैश, बैंक बैलेंस, ये सब हम क्या कंसिडर करते हैं? करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी तो करंट एसेट ही होता है। अच्छा, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या कंसिडर करते हैं? creditors, bills payable, वेरी गुड, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, और ओवरड्राफ्ट, वेरी गुड, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, और क्या कंसिडर करते हैं? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, outstanding expenses, या आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है हमारा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो मतलब क्या होता है? जिसमें ये फॉर्मूला रॉन्ग लिखी हुई है, ये गलत फॉर्मूला लिखी हुई है टेक्स्ट बुक पे, ये फॉलो मत करना। इसकी फॉर्मूला होती है क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। क्या फॉर्मूला होती है इसकी? quick asset upon quick liabilities. यस, करंट लायबिलिटीज नहीं होता है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लीज नोट। हमारी फॉर्मूला होती है क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। क्विक फॉर्म लिक्विड भी बोल सकते हैं। इसे क्विक क्यों बोला गया है? क्योंकि ये कन्वर्टेड जल्दी हो जाता है कैश में। तो कौन सी एसेट्स लिक्विड एसेट्स होती है? सारी करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स होती है एक्सेप्ट 3। एडवांसेस, कोई भी एडवांस एक्सपेंस, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस, एंड क्लोजिंग स्टॉक। इनको छोड़ के सारी करंट एसेट्स क्विक एसेट्स होती है। और क्विक लायबिलिटीज कौन सी होती है? सारी करंट लायबिलिटीज क्विक लायबिलिटीज होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ के। किया ना अपनी सेम 3 में? यस और नो? यस मैम। याद आया ना? चाहिए तो लिखते जाओ फॉर्मूलाज भी, जो मैं बोलती जा रही हूँ, जब तक हम उसका कंटेंट पढ़ रहे हैं ना तब तक आप लिखते भी जाएंगे ना। एक पेज पे सारी फॉर्मूलाज होती है ना जो हमारे पास, तो इजी हो जाता है रिवाइज करना। ठीक है ना? अभी ये हो गया करंट रेशियो, क्विक रेशियो। अभी ये एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो ये हमारे काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे। अब जिससे मुझे कंपनी का प्रॉफिट पता चले, ऐसे कौन से रेशियो होते हैं? चलो देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसकी फॉर्मूला होती है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। लगभग इसमें नेट सेल्स ही डिवाइड होते हैं। नीचे डिवीजन में देखो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब आपका बिजनेस से रिलेटेड ऑपरेटिंग खर्चा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्ड आएगा ना, आप किससे एसोसिएट करेंगे इसे? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। फॉर्मेट याद है आपको? सेल्स में से माइनस करते थे सीओजीएस, तो मिलेगा नेट प्रॉफिट। याद है? Yes, ma'am. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तो आपको माइनस करना है इंटरेस्ट, तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। सॉरी,
ग्रॉस प्रॉफिट पहले मिलेगा, सॉरी। सो सबसे पहले सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते तो जीपी मिलता है, उसमें ऐड ऑपरेटिंग इनकम्स लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपको मिलता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। लेस करेंगे इंटरेस्ट तो मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। उसके बाद आप करते थे ऐड एनओआई लेस एनओई, याद आया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो सब अभी आपको वापस काम आएगा। फिर आपको मिलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आपको टैक्स लेस करनी है, आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेस एप्रोप्रिएशन, आपको मिलेगा रिटेन्ड अर्निंग्स। ऐसे ही सिखाया था मैम ने सेम 3 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाँ मैम। यही पूरा फॉर्मेट था जो मैंने अभी आपको बताया। बस उसी फॉर्मेट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कब मिलता है मुझे, जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड ऑपरेटिंग इनकम करती हूँ और लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करती हूँ, तो मुझे मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसका दूसरा नाम होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट का रेशियो अगर आपको निकालना है, so net profit before interest upon net sales into 100 is the formula that you have to apply. अब आपको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। अब मैम ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो समझ गया, ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट होता है। ये वाला कौन सा नेट प्रॉफिट होता है, आफ्टर इंटरेस्ट भी हो सकता है, बिफोर टैक्स भी हो सकता है, आफ्टर टैक्स भी हो सकता है। तो ये वाला कौन सा नेट प्रॉफिट है, और इधर फॉर्मूला गलत लिखी हुई है, वापस प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, प्लीज नोट। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ड आएगा नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब कौन सा नेट प्रॉफिट मैम, कुछ नहीं पूछेगा ना, तो दोनों बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स दोनों निकालने का। अब उसने सिर्फ नेट प्रॉफिट बोला है, नेट प्रॉफिट तो बहुत सारे होते हैं, उसमें से आपको दो निकालने हैं अगर कुछ नहीं बोला है तो। कौन से दो, एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक नेट प्रॉफिट नेट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यस, तो बिफोर टैक्स की फॉर्मूला क्या होगी, सिंपल, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगी आफ्टर टैक्स वाली, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स After tax divide by बाय net नेट। sale into 100. वेरी गुड वेरी गुड। तो क्योंकि उसने नेट प्रॉफिट पूछा है, ऐसे नहीं पूछा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो, ऐसा पूछा है क्या, नहीं। जब ऐसा स्पेसिफिकली नहीं पूछेगा तो आपको दोनों फॉर्मूलाज एक साथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी जब वो नेट प्रॉफिट पूछेगा। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछ रहा है मतलब वो एक ही चीज पूछ रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट के साथ नेट सेल्स का रेशियो। तो फॉर्मूला भी कैसे बनती है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट को ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है। इतना सबको समझ आया। Yes, ma'am. आगे बढ़ रहे हैं हम आगे फॉर्मूलाज पे। मेरे हिसाब से तो आप लिखते जाओ तो आपके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि अभी देखो दो प्रिंटिंग मिस्टेक तो हमको बुक में ऐसे ही मिल गई। तो आप अगर लिखते जाएंगे ना तो आपके पास एक ही पेज में सारी फॉर्मूलाज भी एक साथ आ जाएंगी। जब आप रिवाइज करोगे तो वो भी इजी हो जाएगा। और प्रिंटिंग मिस्टेक की हुई है तो मतलब जब आप रिवाइज करोगे तो करेक्ट वाला रिवाइज करो। अब देखो नेक्स्ट है आपका रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इसको इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। आपने किया आरओसी, आरओआई, आरओआई, आरओसी मतलब आरओ, रिटर्न Yes. कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये आपने कंबाइंड रेशियोज में किया होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपने ऐसे किया होगा, बैलेंस शीट रेशियोज, पीएनएल रेशियोज, कंबाइंड रेशियोज। तो हम भी वैसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बोलो तो मैं लिखवा दूं बैलेंस शीट के कितने रेशियोज होते हैं, 6 होते हैं। फिर उसके बाद होते हैं हमारे पीएनएल के 6 रेशियोज। फिर कुछ 9 to 10 रेशियोज होते हैं कंबाइंड रेशियोज। आप बोलो तो मैं लिखवा दूं, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग सुन के भी लिख ही सकते हो। अब ये रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपका होता है बैलेंस शीट रेशियो। ठीक है, बैलेंस शीट में कंबाइंड रेशियो। अब इसमें एक चीज बैलेंस शीट से आएगी तो दूसरी चीज आएगी पीएनएल से, इसीलिए इसको बोला जाता है कंबाइंड रेशियो। अभी देखो इसकी फॉर्मूला, देखो न्यूमरेटर क्या है, ईबीआईटी, मतलब ये मिलेगा पीएनएल से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये मिलेगा आपको पीएनएल से। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है सोर्सेस ऑफ फंड्स का जो टोटल होता है ना, टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं बताओ, वर्टिकल बैलेंस शीट आप कैसे बनाते थे? दो पार्ट्स होते थे ना, सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ Shareholder फंड्स। fund. हाँ,
तो सोर्सेस ऑफ फंड्स में पहले शेयर होल्डर फंड्स, फिर बोरोड फंड्स, जिसको आप बोलते हो प्रोप्राइटर फंड्स और बोरोड फंड्स, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में कितनी चीजें आती थी? फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, वर्किंग कैपिटल। याद आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सोर्सेस ऑफ फंड्स में जो दो दो होते थे ना, शेयर होल्डर फंड्स मतलब प्रोप्राइटर फंड्स प्लस बोरोड फंड्स, इन दोनों के टोटल को हम बोलते थे टैली फिगर, अगर आपको याद हो। हाँ मैम। तो उस टैली फिगर का जो नाम होता था ना, हेडिंग देते थे ना, टाइटल, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉय। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉय। हाँ, समझ में आया? तो आप चाहे नीचे वाली टैली फिगर लो चाहे ऊपर वाली, दोनों सेम होती है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपको बैलेंस शीट से मिलता है। न्यूमरेटर आपको मिलेगा पीएनएल से, डिनोमिनेटर मिल रहा है बैलेंस शीट से। इनटू 100 किया तो परसेंटेज हो जाएगा, इसीलिए इसको कंबाइंड रेशियो बोला जाता है। कंबाइंड रेशियो क्यों? क्योंकि एक चीज आपको पीएनएल से मिल रही है तो एक चीज आपको बैलेंस शीट से मिल रही है। अर्निंग पर शेयर, ये तो आपने बहुत जगह पे अभी अभी हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अर्निंग पर शेयर बहुत सीखा है। इसकी फॉर्मूला होती है EAT, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग मतलब नेट प्रॉफिट होता है। यूजुअली है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नेट प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं होता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नेट प्रॉफिट को अर्निंग्स बोलते हैं, अर्निंग्स। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? Yes, ma'am. हाँ। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से हमको माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि आफ्टर टैक्स के बाद हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बचता है वो कंपनी के लिए होता है। अब कंपनी में दो लोग होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो सबसे पहले किसको आप पेमेंट करोगे नेट प्रॉफिट में से? Equity. नो, नो, इक्विटी और प्रेफरेंस में से नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट का हिस्सा आपको निकालना है डिविडेंड के नाम पे। तो सबसे पहले आप डिविडेंड किसको देते हो, इक्विटी की प्रेफरेंस? प्रेफरेंस को पहले। हाँ, तो इसीलिए तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दिया। मतलब मेरे पास जो अर्निंग्स बची थी आफ्टर टैक्स, टैक्स भरने के बाद जो मेरी कंपनी के लिए बची थी, उसमें से मैंने प्रेफरेंस का डिविडेंड भी पे कर दिया। तो बाकी जो बचा वो इक्विटी के लिए होता है ना। तो अर्निंग पर शेयर मैं इक्विटी के लिए तो निकालती हूँ। ईपीएस हमेशा इक्विटी के लिए कैलकुलेट होता है, याद रखो, कभी भी प्रेफरेंस के लिए कैलकुलेट नहीं होता। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर, और ये हमेशा इक्विटी के लिए कैलकुलेट होता है। तो पहले ये तो देख लो इक्विटी के लिए प्रॉफिट कितना बचा, पहले ये तो देखो। तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जो बचा वो इक्विटी का होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे शेयर्स की स्पेलिंग मिस्टेक है, आप अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है? ओके। Yes, ma'am. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी, कैपिटल नहीं है वो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाँ, Yes, अमाउंट नहीं ma'am. लेना है, नंबर ऑफ शेयर्स लेना है। Yeah. हाँ, नेक्स्ट देखो डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब ये डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपनी आपके नेट प्रॉफिट्स में से कितना डिविडेंड आपको जो देती है ना, उसका रेशियो क्या है। मतलब अर्निंग्स में से जो डिविडेंड है उन दोनों के आपस में अगर आप देखोगे तो रेशियो क्या है। मतलब आप अर्न करते हो और पे करते हो डिविडेंड, उसमें से तो 20% पे कर रहे हो, 40% पे करते हो, 90% पे करते हो, कितना पे करते हो, 10% पे करते हो। सो वो रेशियो निकालना है। उसकी फॉर्मूला होती है डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। अब मैं ना इंटू 100 नहीं करवाती हूँ उसको, मैं प्योर रेशियो में निकलवाती हूँ, मतलब 2:1, 1:3, ऐसा हम लोग आंसर निकालते हैं इसमें। यूजुअली डिविडेंड पे आउट रेशियो है ना, प्योर रेशियो होता है। प्योर मतलब 2:1, 4:3, ऐसा, ठीक है? तो ऐसे हमारे रेशियो होते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो इंटू 100 हम नहीं करते यूजुअली। हम फॉर्मूला क्या रखा था, डीपीएस, डीपीएस अपॉन ईपीएस। मतलब डीपीएस का मतलब डिविडेंड पर शेयर। एक शेयर पे डिविडेंड आप कितना पे कर रहे हो, 2 रुपए, डिवाइडेड बाय एक शेयर के पीछे आपने कितना अर्न किया, अर्निंग पर शेयर 10 रुपए। सो 2 डिवाइडेड बाय 10, 0.2। तो 0.2:1 इज योर डिविडेंड का पे आउट रेशियो। आई होप आपको समझ आ रहा है। Yes, ma'am. अब आ जाओ डिविडेंड यील्ड रेशियो। अब आप बोलोगे मैम पे आउट रेशियो और यील्ड रेशियो में क्या फर्क है तो दोनों डिविडेंड के। क्या फर्क है ना, देखो मैं बात बेसिक डिफरेंस बताती हूँ। मुझे नहीं पता आपने सेम 3 में ये बेसिक डिफरेंस सीखा है कि नहीं, मैं बता देती हूँ। पे आउट,
पे आउट का मतलब होता है कंपनी अपने अर्निंग्स में से पे करती है। कंपनी क्या करती है, जो अर्न करती है ना, अर्निंग पर शेयर अर्न करती है ना, उसमें से पे करती है, पे आउट। ठीक है। यील्ड का मतलब होता है, यील्ड हमेशा याद रखो, यील्ड मतलब मार्केट से रिलेटेड होता है। मतलब आपने मार्केट से कितना अर्न किया एक शेयर के पीछे, उसमें से डिविडेंड दे दो। देखो, आपकी मार्केट की कितनी अर्निंग्स है, आपकी मार्केट प्राइस बढ़ने की वजह से। मार्केट प्राइस बढ़ती है तो गुडविल बढ़ती है ना, गुडविल बढ़ेगी तो और लोग आपके शेयर्स खरीदेंगे, ज्यादा लोग आपके शेयर्स खरीदेंगे तो आपकी कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास फंड्स ज्यादा आएंगे ना। फंड ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा, सेल्स ज्यादा, सेल्स ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा। तो फ्यूचर प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। जब भी हमारा करंट मार्केट प्राइस बढ़ता है ना, तो फ्यूचर प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट होता है उसका। अभी मैंने आपको बताया साइकिल। तो फ्यूचर प्रॉफिट्स बढ़ने की वजह से हमें ना, उसको बोलते हैं यील्ड रेशियो। मतलब मेरे मार्केट प्राइस बढ़ने की वजह से मेरी कंपनी को कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितना गुडविल बढ़ रहा है मेरी कंपनी का, उस हिसाब से मैं कंपनी को, लोगों को, इक्विटी शेयर्स को एक्स्ट्रा डिविडेंड पे करती हूँ उस टाइम पे। तो उसको बोलते हैं यील्ड रेशियो। क्या बोलते हैं उसको? डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो। ये DYR मतलब डिविडेंड यील्ड रेशियो, ये DPR डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब जब जब डिविडेंड यील्ड आएगा तो MPS मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। फॉर्मूला सेम, DPS अपॉन MPS। मैं इंटू 100 नहीं करवाती, मैं प्योर रेशियो निकलवाती हूँ। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? DPS अपॉन MPS। DPS का मतलब, DPS का मतलब डिविडेंड डिविडेंड पर Dividend per share. शेयर। हाँ, DPS मतलब डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड देते हो। और MPS का मतलब मार्केट वैल्यू पर Market value per वेरी value गुड, per share. वेरी गुड। मार्केट प्राइस पर शेयर, वैल्यू नहीं प्राइस। वैल्यू मतलब टोटल होता है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। प्राइस मतलब पर शेयर होता है। प्राइस मतलब पर शेयर, एक शेयर पे 10 रुपए, एक शेयर के पीछे 100 रुपए, एक शेयर के पीछे 90 रुपए कमाया। सो दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट वैल्यू में, ठीक है ना, वैल्यू और प्राइस के बीच में आप फर्क समझिए। अभी आप तो बेसिकली ये सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फिनेंस का सब्जेक्ट है, तो फाइनेंस की टेक्निकलिटीज आपको समझ में आनी चाहिए। जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि आप फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपको टेक्निकलिटीज समझ में आनी चाहिए कि हमको कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है। ठीक है ना। अब देखो, नेक्स्ट है आपका प्राइस अर्निंग रेशियो, PER। ये तो हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किया। PER दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो। अब एक शेयर के पीछे आप कितना अर्न करते हैं, एक शेयर के पीछे आप कितना अर्न करते हो, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर। तो शुरुआत भी उसकी ऐसे हुई है फॉर्मूला के, देखो, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, दैट्स इट। इनटू 100 मैं नहीं करवाती हूँ, ये तीनों फॉर्मूलाज में हम लोग इनटू 100 मैं नहीं करवाऊंगी। तो आपको प्योर रेशियो निकालना है, परसेंटेज नहीं निकालना है। देखो, रेशियो है ना, बहुत टाइप के होते हैं। प्योर रेशियो जैसे 2:1, 2:3, 4:1, है ना, ऐसे इसको बोलते हैं प्योर रेशियो। एक होता है परसेंटेज रेशियो, 40%, 20%, 90%, 60%। हाँ, परसेंट में आना आंसर। हाँ हाँ, वेरी गुड। उस मतलब जैसे ही टाइप होता है, अभी एक और टाइप होता है, जैसे नंबर ऑफ डेज में निकालना, नंबर ऑफ वीक्स में निकालना, नंबर ऑफ मंथ्स में निकालना। अभी हमारा अभी यस हमारा यस। डेटर्स टर्नओवर रेशियो से हम पहले, जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो से पहले हम निकालते हैं और बाद में निकालते हैं डेट कलेक्शन पीरियड। वो कलेक्शन पीरियड तो हम नंबर ऑफ डेज और मंथ्स में निकालते हैं ना, आपको पता होगा ये। कुछ हाँ कुछ हम मैम। लोग, हाँ, कुछ कुछ है ना, हम रेशियो टाइम्स में निकालते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो पीछे आने लिखते हैं टाइम्स, स्टॉक टर्नओवर रेशियो पीछे लिखते हैं टाइम्स, 10 टाइम्स, 9 टाइम्स, 40 टाइम्स। तो ये सारे ना टाइप्स होते हैं रेशियोज के, है ना। तो वैसे ही ना ये तीनों रेशियोज है ना, हम प्योर में कैलकुलेट करेंगे, प्योर रेशियोज। ठीक है, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड यील्ड एंड प्राइस अर्निंग रेशियो, हम प्योर रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे इनटू 100 की जरूरत ही नहीं है, ये एक्चुअली प्योर रेशियोज है, कभी भी याद रखो। नेक्स्ट अभी देखो, नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ रेशियो। ये तो फॉर्मूला में ही बता दिया उन्होंने, ये तो नाम नहीं बता दिया, बिल्कुल फॉर्मूला ही बता दी उन्होंने। ये देखो, नेट प्रॉफिट कुछ नहीं बोला, मतलब आफ्टर टैक्स। टू, टू मतलब डिवाइड। नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब आपका प्रोप्राइटरी फंड्स प्लस बोरोड फंड्स, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोप्राइटरी फंड्स का टोटल। जब हम प्रोप्राइटरी फंड्स को टोटल करते थे तो क्या लिखते थे? नेटवर्थ, याद है? इक्विटी,
प्लस Yes, ma'am. प्रेफरेंस, हाँ, इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। याद आया? हाँ, Yes, हाँ, ma'am. वो उसको हम बोल, उसके टोटल को हम क्या लिखते थे? नेटवर्थ। तो देखो उसने जो पूछा है ना, जो उसने पूछा है उसे फॉर्मूला बना कर दे दी है। आपके लिए न्यू फॉर्मूला है, मुझे पता है आपने नहीं किया ये सेमेस्टर 3 में, मुझे मालूम है, लेकिन आपको इतनी सिंपल फॉर्मूला है कि आप नाम में ही फॉर्मूला है, इसके नाम में टाइटल में ही फॉर्मूला है। ये देखो, नेट प्रॉफिट, ऊपर न्यूमरेटर में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टू मतलब डिवाइड, नेटवर्थ मतलब शेयर होल्डर फंड्स का टोटल इंटू 100। ठीक है, कितनी इजी फॉर्मूला है देखो। नेक्स्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड कवर, ये आपको नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो हमारे काम की बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियोज पे। अभी तक हमने कौन सा किया? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये देखो, अभी तक हम कौन से कर रहे थे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, अब हम कौन सा कर रहे हैं? वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, सब कुछ इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, अब देखो इन्वेंट्री रेशियो। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसकी फॉर्मूला होती है सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। क्या ये आपने 10th में किया है? याद आ रहा है कुछ? Yes, ma'am. एवरेज स्टॉक Yes, कैसे ma'am. निकालते हैं, कोई बताएगा? याद है तो? क्या मैम? एवरेज Opening स्टॉक stock कैसे? हाँ बताओ बताओ। opening stock opening minus opening नो closing नो, करते हैं। ओ ओ, मैं opening plus डिफरेंस, closing हाँ ओपनिंग स्टॉक, divide by 2. वेरी गुड, 2 पूरी अच्छे से divide बताओ, अच्छे से stock बताओ। divide by 2. Opening stock plus closing stock divide by 2. हाँ ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 इज नोन एज एवरेज स्टॉक। किसी भी चीज का एवरेज निकालना होता है ना, तो हम नंबर ऑफ आइटम्स को प्लस करते हैं सबको, और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पे ओपनिंग Yes, क्लोजिंग आर ma'am. 2 आइटम्स, तो डिवाइड बाय Yeah. 2। Hmm. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes. सीओजीएस तो आपको पता है कैसे निकालना होता है। ठीक है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब ये तो आपको पता है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? टोटल सेल्स अपॉन अकाउंट रिसीवेबल्स। अब अकाउंट रिसीवेबल्स मैंने बोल दिया ना, तो उसका मतलब होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स में दोनों चीजें एक साथ आती हैं। Yes, ma'am. हमने, एक मिनट मैं आपको याद करवाती हूँ, हमने बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स किए हैं, आपको पता है बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स कब किए थे? एफआरए के टाइम पे, जब हम लास्ट सेमेस्टर में एफआरए सब्जेक्ट कर रहे थे, उसमें हमने बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स किए, याद है सबको? हाँ मैम। उसमें एक हम शेड्यूल बनाते थे, ट्रेड रिसीवेबल्स। Yes, ma'am. उसमें याद दो आया? आता था debtors and bills receivables दो वेरी ही गुड, आता है सिर्फ. बस मैं यही याद दिलवा रही थी कि जहां जहां अकाउंट रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल आ गया ना, तो उसका मतलब होता है दोनों चीजें एक साथ दिखाई जाती है वहां पे टोटल करके, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। सामने अगर दो है, डेटर्स भी है बिल्स रिसीवेबल, तो दोनों को ऐड करके यहाँ पर मुझे लिखना है। ठीक है, और कलेक्शन पीरियड कैसे निकालते हैं? जितना आपका आंसर आया इनटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन नेट क्रेडिट। मतलब इन्होंने बेसिकली क्या किया है, मैं आपको बताती हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट करिए। मैं ना आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, एक, सिर्फ एक, दोनों को कंबाइन करके एक फॉर्मूला। कैसे फॉर्मूला लगाई जाती है? रिसीवेबल्स, ये रिसीवेबल्स है ना, इनको ऊपर ले लो, अकाउंट रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, नीचे सेल्स को नीचे ले लो, डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स इनटू, इनटू क्योंकि हमने उल्टा किया ना, तो इनटू करेंगे। इनटू किससे करेंगे? मंथ्स और डेज इन अ ईयर। अगर अगर उसने मंथ्स में पूछा होगा तो इनटू 12, और अगर उसने डेज में पूछा होगा तो इंटू 365, और अगर 365. उसने वीक्स में पूछा होगा तो इंटू, 7. हाँ, पूरे साल भर में, इन अ 4. ईयर, अच्छा हाँ, 52, ना होता है 52 52। weeks. हम्म, हाँ. वर्किंग कैपिटल में किया जो हमने, वर्किंग कैपिटल में देखते हैं ना हम लोग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाला चैप्टर, Yes, उसमें yes, आपने ma'am. सीखा है Divide ना by इन अ कर. ईयर कितने वीक्स होते हैं? 52। ठीक है, Yeah, ma'am. ये दोनों फॉर्मूलाज को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाई जाती है। एक्चुअली दो फॉर्मूलाज होती हैं, सेल्स अपॉन डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। तो जो आंसर आया ना, उसको आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ मंथ्स डेज वीक्स के साथ। मतलब मंथ होगा तो 12 डिवाइडेड बाय डीटीआर,
डेज होगा तो 365 डिवाइडेड बाय डीटीआर, डीटीआर इज ये वाला जो आंसर आएगा इसका, मतलब डीटीआर को डिनोमिनेटर में लिखना है, समझ में आ रहा है। और मंथ्स और डेज और वीक्स को ऊपर, अभी भी वही कर रहे हैं हम, पर दो फॉर्मूलाज को एक साथ अगर कंबाइन करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उल्टा, सेल्स को नीचे लेके आएंगे, रिसीवेबल्स को ऊपर लेके जाएंगे। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, रिसीवेबल्स का मतलब डेटर्स प्लस बिल्स, रिसीवेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 12 और 365 और 52। तो आपका सीधा आंसर ये वाला आ जाएगा, कलेक्शन पीरियड। और अगर आपने उसने आपसे अलग से पूछा है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो आप सिर्फ ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे। सेम होता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, सिर्फ रिसीवेबल्स की जगह पेएबल्स हो जाएगा और सेल्स की जगह परचेज हो जाएगा। देखो चेक करो, ये देखो यहाँ पे टोटल सेल्स था, यहाँ पे टोटल परचेज है, कौन सा परचेज, क्रेडिट परचेज। अच्छा यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल है, यहाँ पे अकाउंट पेएबल है। आई बात समझ में, सेम फॉर्मूला है। अच्छा यस ये मैम। जैसे कलेक्शन पीरियड था ना, वैसे होता है पेमेंट पीरियड। डेटर से आप पैसा कलेक्ट करते हो, क्रेडिटर्स को आप पे करते हो। तो यहाँ पे होता है कलेक्शन पीरियड, यहाँ पे होता है पेमेंट पीरियड। बस जहां पे आपका रिसीवेबल्स था वहां पे आप क्रेडिटर्स लिखोगे, मतलब पेबल्स, और जहां पे आपका सेल्स था वहां पे नीचे लिखोगे परचेज। इंटू 100, हाँ हाँ ये तो रॉन्ग है, इंटू 100 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इंटू 12, या तो मंथ्स या तो डेज या तो वीक्स। ठीक है, ये बुक में ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, सो प्लीज आप फॉर्मूला करेक्ट लिखो। यहाँ पे इंटू 100 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका या तो नंबर ऑफ डेज मतलब 12, या तो सॉरी मंथ्स 12, डेज 365, वीक्स 52। तीनों में से जो पूछेगा वो आपको मल्टीप्लाई करना है। इज इट क्लियर एवरीबडी? यस यस मैम। मैम। यस मैम। अब आता है हमारा नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये तो टाइटल में ही फॉर्मूला है। जब भी देखो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, टर्नओवर को ऊपर रखने का नेट सेल्स को, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, टर्नओवर मतलब आपने कितना बेचा, ठीक है, सप्लाई कितने किए गुड्स को, तो उसको बोलते हैं नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। टाइटल में ही फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर नेट सेल्स उसको ऊपर रख दिया, वर्किंग कैपिटल को नीचे लेके आए, इंटू 100। उससे इंटू 100 नहीं किया है, हम नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, करेंगे तो भी चलेगा, सो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर है, फिक्स्ड एसेट्स का है, तो टर्नओवर को ऊपर रखो, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल फिक्स्ड एसेट्स। देखो नाम में ही फॉर्मूला, इजी लग रहा है कि नहीं। यस मैम। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो टर्नओवर को ऊपर रखो, सेल्स मतलब नेट सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल, कैपिटल मींस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब वही अपना प्रोपराइटरी फंड्स प्लस बोरोड फंड्स का टोटल, पहली फिगर जिसको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। उसके बाद है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। अब नेक्स्ट है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, जिससे हमको पता चलता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे है, इक्विटी ज्यादा है डेट ज्यादा है, इक्विटी डेट प्रेफरेंस, हम इसके बारे में ज्यादा बात करते हैं इसमें। देखो सबसे पहला है डेट इक्विटी रेशियो, नाम में ही फॉर्मूला है, डेट इक्विटी, डेट को ऊपर रख दिया, इक्विटी को नीचे रख दिया, ये देखो डेट, लॉन्ग टर्म डेट्स, इक्विटी मतलब इक्विटी फंड्स। आया समझ में, इक्विटी फंड्स का दूसरा नाम होता है प्रोपराइटर फंड्स, मतलब ऊपर रख दिया आपने बोरोड फंड्स, नीचे रख दिया प्रोपराइटर फंड्स, हो गया आपका डेट इक्विटी रेशियो खत्म। नेक्स्ट प्रोपराइटरी रेशियो, प्रोपराइटरी रेशियो, प्रोपराइटर का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स, खुद के, हमारे खुद के फंड्स, कंपनी के खुद के, बोरोड नहीं, इसमें बोरोड का कोई लेन देन नहीं है, इसमें सिर्फ प्रोपराइटर फंड्स मतलब शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। ये आपने पहले की हुई है फॉर्मूलाज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है, ये होती है आपका, ये इसमें ना दो कैपिटल होती है, एक कैपिटल होती है जिसके ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड होता है, और एक कैपिटल होती है जिसके ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड नहीं होता। तो आप न्यूमरेटर में वो सारा लिखोगे जिसके ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड होता है, और डिनोमिनेटर में वो सारी कैपिटल लिखोगे जिसके ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड नहीं होता। अब मैम ये जिसके ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड होता है वो क्या होता है, वो प्रेफरेंस होता है। आप किस किस को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देते हो, सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस, इक्विटी को नहीं, तो ऊपर प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे, हाँ या नहीं। यस मैम। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं ना,
वो डिविडेंड का अमाउंट लिख के आते हैं। अरे डिविडेंड नहीं लिखना है, जिन जो फंड्स पे जो कैपिटल कैपिटल लिखना है, कैपिटल कैपिटल का मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वैल्यू, उसके ऊपर आप कितना डिविडेंड देते हो वो नहीं लिखना है, मुझे कैपिटल की वैल्यू लिखनी है। मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 6 लाख रुपए वो लिखना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 10 लाख रुपए वो लिखना है। आप पढ़ोगे ना तो आपको समझेगा। देखो, फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बियरिंग फंड्स, फंड्स का पूरा वैल्यू लिखना है, ना कि डिविडेंड का अमाउंट लिखना है। बच्चे ये मिस्टेक करके आते हैं। तो मैं ना बच्चों को पहले ही समझा देती हूँ कि आप है ना ये फॉर्मूला लिखो ही मत। अगर आपको इजी चाहिए ना इसकी फॉर्मूला, तो इसकी सबसे इजी फॉर्मूला क्या बनती है देखो मैं बताती हूँ। हम फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड किसको देते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो आप फॉर्मूला में शुरुआत ही ऐसे करो, PSC प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस, एंड का मतलब प्लस, एंड का मतलब प्लस, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको देते हैं हम? सारे बोरोड फंड्स। हम किसको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं? डिबेंचर्स को, हाँ। बॉन्ड्स को, हाँ। बैंक लोन वालों को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, हाँ। मतलब सारे बोरोड फंड्स हो गए ना। समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको देते हैं? बोरोड फंड्स। प्लस फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड किसको देते हैं? सिर्फ एक, प्रेफरेंस शेयर्स। तो हम न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, मैं आपको इजी बना कर दे रही हूँ, इसका मतलब बता रही हूँ मैं आपको। इसका मतलब है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बोरोड फंड्स। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो ये न्यूमरेटर हो गया, अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? वो कैपिटल जिसको हम फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं देते हैं, नहीं देते, जिसको हम फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं देते वो तो मेरा इक्विटी होता है। तो पूरा पूरा प्रोप्राइटर फंड, उसमें से प्रेफरेंस हटा दो, क्योंकि प्रेफरेंस ऊपर चला गया ना, प्रेफरेंस तो ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में वापस प्रेफरेंस थोड़ी आएगा। उसको हम फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं, वो ऊपर चला गया। तो नॉट कैरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड में वो कैसे आएगा प्रेफरेंस? इसीलिए हमने क्या किया, इक्विटी शेयर फंड्स ले लिए। इक्विटी शेयर का फंड्स का मतलब होता है प्रोप्राइटर फंड्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो मैं स्टूडेंट्स को फॉर्मूला बोलती हूँ ऐसे लिखो, रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको लिखनी है तो बहुत अच्छा, आपके लिए इजी हो जाएगा। कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस बोरोड फंड्स, ये हो गया आपका न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर फंड्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रोप्राइटर फंड्स माइनस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। समझा सबको ये पॉइंट? क्लियर है कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है? यस मैम। हाँ। और लास्ट है आपका डेट सर्विस रेशियो। ये पूछते नहीं है वो लोग, बट अभी दिया हुआ है तो हम देख लेते हैं। डेट सर्विस मतलब आप ना अपने डेट मतलब बोरोड फंड्स को पेमेंट कैसे, मतलब पेमेंट जो देते हैं उसका रेशियो, आप जो अर्न करते हैं और उसमें से आप डेट को पेमेंट करते हो, डेट मतलब बोरोड फंड्स, उनको जो पेमेंट करते हो इंटरेस्ट के नाम पे, उसका रेशियो क्या है? मतलब आप कितना अर्न करते हो और कितना आपका इंटरेस्ट के नाम पे जाता है, उसका रेशियो। तो अभी अभी जो मैंने बताया आपको कितना अर्न किया, सबसे पहले कितना अर्न किया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब ईबीआईटी अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, मतलब मैंने बॉन्ड बॉन्ड डिबेंचर्स पब्लिक डिपॉजिट बैंक लोन पे कितना इंटरेस्ट पे किया, उसकी चार्जेस क्या है मेरे, 40,000 50,000, कितना इंटरेस्ट में पे करूँ। यहाँ पे इंटरेस्ट का नाम, इंटरेस्ट का अमाउंट लिखना है, यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखनी है, यहाँ पे इंटरेस्ट लिखना है, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है, मतलब डिबेंचर है आपके 4 लाख रुपए के, तो डिबेंचर का अमाउंट ही लिखना है। डिबेंचर पे आप 10% इंटरेस्ट पे कर दो तो 4 लाख का 10% दैट इज 40,000। तो आप नीचे डिनोमिनेटर में लिखोगे 40,000। और नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया? 2 लाख सपोज, ईबीआईटी 2 लाख डिवाइडेड बाय 40,000, ऐसे आपको निकालना है डेट सर्विस रेशियो। इज इट क्लियर एवरीबडी? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. हाँ मैम। ओके, तो हम लोग है ना अभी आज के लिए इतना ही करते हैं, वाइंड अप करेंगे अभी हम लेक्चर।
और नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं आपको इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग शुरू करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी फॉर्मूलाज पूछी है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग रेशियो एनालिसिस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे और उसके बाद इसी चैप्टर में लीवरेज से वो करने वाले हैं। ठीक है, सो डन फॉर द डे, आई एम वाइंडिंग इट एंड आप रिवीजन कीजिए, कुछ डाउट्स होंगे तो हम अपकमिंग लेक्चर्स में क्लियर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? Okay, ma'am. ओके, सो शैल आई वाइंड अप नाउ? Yes, ma'am. ओ So, ma'am, just 1 minute. हाँ जी बोलिए Ma'am, बेटा। wait. Ma'am, attendance की screenshot ले लूँ मैम 1 minute. हाँ चलेगा चलेगा, लेस देन 1 मिनट है। हाँ लेस देन 1 मिनट हो गया। वो शेयर कर। डन, शैल आई वाइंड अप? Yes, ma'am. Okay, take care everybody, bye.